आज मैं एक नए इंसान को लेकर आया हूं जो अब पूरे एक्सप्लेनेशन का वॉइस ओवर देगा। आप लोग उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो और शायद वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो बिना देर किए ये रहा वो। ओए सुनो, मैं हूं तुम्हारा लाल सूट वाला बकचोद हीरो। आज एक्सप्लेनेशन इतना मजेदार होने वाला है कि तुम्हारा स्क्रॉल करना भी इलीगल लगेगा। तो मुंह बंद रखो, वॉल्यूम बढ़ाओ और चलो शुरू करते हैं। क्योंकि मैं असली और नकली अमीर घराने के वारिसों वाले ड्रामे देख देख कर पक चुका था, इसलिए अमीर खानदान में वापस आते ही सबसे पहले मैंने उन चारों बहनों से साफ साफ कह दिया जो उस नकली भाई मुशवान को बचा रही थी। मैंने कहा, अगर तुम लोग मुझे अपना सगा भाई नहीं मानती तो मेरा भी तुम लोगों को बहन मानने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम लोगों के दिल में सिर्फ मुशवान ही तुम्हारा भाई है तो अब से वही तुम्हारा इकलौता भाई है। तुम लोग उसे अपने पास रखना चाहती हो तो रखो, बस आगे से मेरे मामले में दखल मत देना। मेरी इस बात को सुनकर मुंह खानदान की चारों बेटियों के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह माता और पईश्वेरो बहुत ज्यादा गुस्से और घबराहट में थी। पईश्वेरो का दुखी चेहरा देखकर मैंने एक लंबी आह भरी और कहा, आप और पापा गलत मत समझिए, मैं वापस आया हूं तो आप लोगों को अपना माता पिता दिल से मानता हूं, लेकिन बस आप लोगों तक ही। मुझे किसी और के आगे झुककर या अपनी बेइज्जती करवाकर किसी को खुश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं वांग सी चेंग का एक सम्मानित उत्तराधिकारी हूं। हमेशा लोग मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। ये नौबत कभी नहीं आई कि मुझे अपनी गरिमा गिराकर किसी और को खुश करना पड़े। चूंकि मैंने अब मुचेन का शरीर ले लिया है तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ न्याय करूं। मुंह माता और पईश्वेरो ने मुझे दिल से अपनाया है, इसलिए मैं भी उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान दूंगा और उनकी सेवा करूंगा। बाकी लोगों का क्या करना है वह मैं हालात देखकर तय करूंगा। तभी खामोशी के बीच अचानक किसी के सिसकने की आवाज आई। मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। देखा तो मुशवान की आंखें लाल थीं और वह रोते हुए बोला, पापा मम्मी दीदियों मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। छोटे भाई, तुम मेरी वजह से दीदियों पर नाराज मत हो। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने बीच में ही उसे टोकते हुए कड़क कर कहा, बस करो, यहां मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां कोई नाटक खेल रहे हो? तुम्हें अगर ड्रामा करने का इतना ही शौक है तो करते रहो। मेरे पास तुम्हें सुनने का कोई फालतू समय नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से परेशानी है तो ठीक है, मैं ही यहां से चला जाता हूं और तुम लोग अपनी सुखी फैमिली के साथ रहो। मेरी इन बातों ने मुशवान को बुरी तरह चुप करा दिया। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी मैंने कहा, शाओजिन, यह बच्चा क्या बकवास कर रहा है? यह तुम्हारा असली परिवार है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम चले जाओगे? पेईश्वेरो ने हड़बड़ी में कहा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि मैं नाराज होकर सच में चला जाऊंगा। यह हमेशा से तुम्हारा घर रहेगा। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। इस घर में किसी को भी तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी बेटियों को एक तीखी नजर से घूरा। वाकई बेटियां तो बस कर्ज चुकाने के लिए पैदा होती हैं। मुफू ने भी अपनी बेटियों को गुस्से में देखा और कहा, बिल्कुल सही, तुम ही इस घर के मालिक हो। जिसे तुम पसंद नहीं वो खुद यहां से चला जाए। आगे से तुम जैसे चाहो वैसे रहो। मैं देखता हूं कि अब तुम्हारी किसी भी बात पर कौन आपत्ति जताता है। मुफू दंपत्ति का यह रवैया मुझे काफी पसंद आया। कम से कम ये दोनों लोग तो समझदार निकले। अगर ये दोनों भी नासमझ होते और अपने सगे बेटे को छोड़कर गोद लिए हुए बेटे का पक्ष लेते तो भविष्य में मेरा इनके प्रति रवैया काफी ठंडा होता। मकसवान शर्मिंदा था, उसे बुरा भी लग रहा था और वह दुखी भी था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त यहां से गायब हो जाए, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वह अब मुझ परिवार का छोटा बेटा नहीं रहा, अब वह बस एक गोद लिया हुआ बेटा है जो दूसरों के घर में पल रहा है। यह सोचकर उसका मन और भी उदास हो गया। पईश्वेरो ने मकसवान को देखते हुए उसे सांत्वना दी, छोटे शुआन, तुम यहां रोना बंद करो। इस बारे में हमने पहले बात नहीं की थी क्या? मकसुआन मकसुआन है और तुम ही रहोगे। तुम दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। तुम बस चैन से घर में रहो। मकसुआन अभी भी सिसकियां ले रहा था। मुझे बस अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। खाना खाते हुए मैंने अचानक अपना हाथ रोक दिया। तुम्हारी यह नाटकबाजी खत्म होगी या नहीं? मुझसे तो कह रहे हो कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर मैंने तुम्हें खुद से मुंह परिवार छोड़कर जाते हुए तो नहीं देखा। अगर तुमने यहां रहने का फैसला कर ही लिया है तो बस ये दुखी चेहरा बनाना बंद करो। तुम्हें इस तरह देखना सच में बहुत अजीब लगता है। यह बहुत ही घिनौना है और मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं, इसलिए आगे से मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। मैं समझ सकता हूं कि मुशवान क्या चाल चल रहा है। वह बस अपनी मासूमियत का ढोंग कर रहा है ताकि सब उस पर तरस खाएं और उसका बचाव करें। यह घटिया हथकंडे मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलने वाले। अगर उसे नाटक करने का इतना ही शौक है तो करने दो, लेकिन अगर वह अपनी हद पार करेगा और तमीज नहीं दिखाएगा तो फिर मुझे मेरे माता पिता का लिहाज रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुशुआन के चेहरे के हाव भाव पल भर में जम गए, जैसे किसी ने सबके सामने उसे जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से कभी नीला तो कभी लाल हो रहा था। वह अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन सबके सामने कुछ कह नहीं सकता था। जिस तरह से मैंने सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाई थी, अगर वह अब भी अपनी मासूमियत का ढोंग करता तो यह बहुत बनावटी लगता। मुयु वेई 4 बहनों में सबसे छोटी है और उसका स्वभाव भी सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा है। यह देखकर वह तुरंत मुशुआन का बचाव करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पास खड़ी मु वांटिंग ने उसे जोर से पकड़कर रोक लिया। मु वांटिंग मुझे सामने बैठे हुए देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और गहराई थी। उसे लग रहा था कि यह छोटा भाई वाकई में कुछ अलग है। मु वांटिंग की आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, घर वापस आने पर तुम्हारा स्वागत है। मम्मी पापा ने बिल्कुल सही कहा, आज से यही तुम्हारा असली घर है। तुम अपने मन में कोई गलत फहमी मत पालना। हम चारों बहनें तुम्हारे घर वापस आने से बहुत खुश हैं। मैंने एक ठंडी नजर उसकी तरफ डाली और कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बड़ी बेटी को इस तरह पहल करते हुए देखकर मु वांटिंग के चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि दिखी। उसने मुड़कर पास खड़े नौकर को इशारा किया कि खाना परोसना जारी रखें। आज उन लोगों ने रसोई में बड़े दावत का इंतजाम किया है। तरह तरह के पकवान बनवाए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मुझे क्या पसंद है। तभी मु वांटिंग को अचानक कुछ याद आया और उसने बेपरवाही का नाटक करते हुए पूछा, पापा, वैसे ये श्याओ चेन पहले कहां रहता था? उसके पुराने परिवार वाले कहां हैं? और भविष्य में हमें इन रिश्तों को कैसे संभालना होगा? ये सवाल पूछते ही उसने देखा कि मुफू का चेहरा थोड़ा बदल गया। मु वांटिंग के मन में हलचल हुई। उसने कहा, पापा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? क्या इस बात में कोई परेशानी है? अब तो हम सब एक परिवार है, तो भाई का मसला हमारा अपना मसला है। आपको हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। इस तरह तो हम चैन से खाना भी नहीं खा पाएंगे। मैंने धीरे से टिश्यू पेपर उठाया और अपने होंठ पोंछते हुए कहा, अगर आप जानना चाहती हैं तो सीधे मुझसे ही पूछ लीजिए। मुझे बचपन में ही एक बूढ़े ताओवादी गुरु ने गोद ले लिया था। मैं हमेशा एक जर्जर से ताओवादी मंदिर में रहा हूं। वो मंदिर एक सुनसान पहाड़ी पर बना था। वहां हालात बहुत खराब थे और आसपास कोई आता जाता भी नहीं था। मैं और मेरे गुरु बमुश्किल अपना पेट भर पाते थे। इसलिए मैंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की। लिखना पढ़ना मैंने अपने गुरु से मंदिर में ही सीखा था। बचपन से लेकर अब तक मैं ज्यादा पहाड़ से नीचे नहीं उतरा। 3 महीने पहले मेरे गुरु का देहांत हो गया, क्योंकि उनकी उम्र काफी हो गई थी। उनके जाने के बाद मैं उस मंदिर में अकेला ही रह रहा था, जब तक कि पापा ने मुझे ढूंढ नहीं लिया और फिर मुझे यहां लेकर आए। थोड़ा रुककर मैंने अपनी बात पूरी की। वो मंदिर अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि अब मैं वहां नहीं हूं। बेशक अगर कभी मेरा मन किया तो मैं वापस जाकर अकेले रह सकता हूं। मैंने बस चंद शब्दों में अपनी पुरानी जिंदगी का ब्यौरा दे दिया। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी। बातों में न कोई शिकायत थी और न ही कोई पछतावा। ना तो कोई शिकायत थी और ना ही किस्मत को कोई दोष। लेकिन पई शुएरो और मु परिवार के लोग यह सुनकर बेहद दुखी थे। पति पत्नी की आंखें अनायास ही नम हो गई। मु वांटिंग और उसकी तीनों बहनें भी स्तब्ध थी और उनके मन में मिलीजुली भावनाएं थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अपना भाई जब उनसे दूर था तब उसने इतना कुछ सहा होगा। मु युवई को तो अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि उसका पहले वाला व्यवहार वास्तव में बहुत गलत था। मुस्वान ने मन ही मन खुद को कोसा और सोचा कि मैं बहुत ही शातिर इंसान हूं। उसे लगा कि मैंने जो कुछ भी कहा वह जानबूझकर सहानुभूति बटोरने के लिए एक नाटक है। उसके मन में तुरंत माफी मांगने का ख्याल आया, लेकिन फिर उसे मेरा सख्त रवैया याद आ गया। उसने अपने शब्द वापस ले लिए और अपनी चतुराई दिखाते हुए बोला, देखो चेन, अब तुम घर वापस आ गए हो तो आगे की जिंदगी यकीनन बहुत अच्छी होगी। तुम अभी इस घर में नए हो और तुम्हें चीजें समझने में वक्त लगेगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ समझ ना आए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जा सकता हूं, ताकि तुम आसपास के माहौल से जल्दी घुल मिल सको। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। पेईशवेरों ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उनकी आंखों में मेरे लिए गहरा दुख और पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने उनसे कहा, मां, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अपने गुरु के साथ वहां बहुत अच्छा था। हालांकि वहां रहने की सुविधाएं थोड़ी कठिन थी, लेकिन ताओवादी मंदिर बहुत शांत और सुखद था। मेरे गुरु मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए बचपन से लेकर अब तक मैंने वास्तव में बहुत खुशी से समय बिताया है। मैंने जो अभी कहा वह पूरी तरह सच था, क्योंकि असली मुंह चेन पहले। सच्चाई तो यह है कि वह बहुत खुशी से रह रहा था इतने सालों तक। हालांकि ताओवादी मठ के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके गुरु ने हमेशा उसे बहुत प्यार दिया था और अपनी क्षमता के अनुसार उसे सब कुछ सबसे अच्छा देने की पूरी कोशिश की थी। मठ में आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए आसपास के लोगों के साथ रिश्ते बहुत ही सरल और स्पष्ट थे। उसकी रोज की जिंदगी बहुत आजाद थी।
बचपन में जब वह अकेला महसूस करता तो पीछे वाले पहाड़ पर जानवरों के साथ खेलने चला जाता था। वह अकेले भी पहाड़ पर बहुत मजे करता था। उसकी जिंदगी बिना किसी चिंता या परेशानी के बीत रही थी। मुचेन ने एक बार कहा था कि उसे कभी भी अपनी जिंदगी दुखद नहीं लगी। उसके लिए असली दुख तब था जब उसके गुरु बीमार पड़ गए और बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें बचाना नामुमकिन था। उसके गुरु ही इस दुनिया में उसके अपने थे, उसकी सभी भावनाओं और मानसिक सहारे का आखिरी ठिकाना थे। यह पहली बार था जब उसने अपनों को खोने का दर्द महसूस किया था। गुरु के निधन के बाद वह अकेले ही मठ में रहने लगा। उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। वह हर दिन बहुत अकेला और उदास रहता था। मुचेन के पिता द्वारा उसे ढूंढे जाने से आधे महीने पहले मुचेन पीछे वाले पहाड़ पर लकड़ी काटने गया था और गलती से पहाड़ी से नीचे गिर गया। वह इलाका बहुत सुनसान था और वहां कोई नहीं था, इसलिए किसी को उसके गिरने की खबर तक नहीं लगी। इस तरह वह चुपचाप मौत की नींद सो गया। मरने के बाद उसकी आत्मा सीधे वांगसी चेंग यानी मृत्यु के शहर में पहुंच गई। मैं उस समय अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाने के लिए शहर लौटा ही था। तभी मैंने मुचेन की आत्मा को देखा। मैंने पाया कि उसकी किस्मत बहुत अजीब थी। उसकी जन्म तिथि और चेहरे की बनावट के हिसाब से उसे तो जीवन भर बहुत अमीर और खुशहाल रहना चाहिए था। ऐसी किस्मत दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है, जहां इंसान को भरपूर सुख और लंबी उम्र मिले। ऐसी किस्मत आमतौर पर पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होती है। लेकिन अब वह वांगसी चेंग में मौजूद था। इसका मतलब साफ था कि उसकी असामयिक मौत हो चुकी थी, जो कि उसे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। उसकी किस्मत को किसी ने जानबूझकर बदल दिया था। इत्तेफाक से हाल ही में डेड सिटी में कुछ बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मुझे खुद इंसानी दुनिया में आना पड़ा। इसलिए मैंने खुद आगे बढ़कर उसके साथ एक फेयर डील की। मैंने इंसानी दुनिया में काम निपटाने के लिए मुचेन की पहचान का इस्तेमाल किया। दोनों का फायदा हो गया और इसी वजह से आज मुझे मुंह परिवार में ये सब अनुभव करना पड़ रहा है। हालांकि जो बातें मैंने अभी कही उन पर ये लोग बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, खासकर मुफू और पेशवेरो की। ये पति पत्नी अब और भी ज्यादा यकीन करने लगे हैं कि उनका असली बेटा एक बहुत ही समझदार और नेकदिल बच्चा है। उन्हें लगता है कि मैंने ये बातें सिर्फ उन्हें तसल्ली देने के लिए कही हैं। वे दिल ही दिल में अपने उस असली बेटे के लिए दुखी हो रहे हैं कि कैसे वो पैदा तो एक अमीर घराने के लाडले के रूप में हुआ था, लेकिन उसे बाहर भटकना पड़ा और बिना वजह 10 साल से ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी। मुंह परिवार की चारों बहनों ने भी अब ताने मारना बंद कर दिया है। सब चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रही हैं। मुफू और पेशवेरो का पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर है। बार बार बड़े प्यार से मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या खाना स्वाद है, क्या तुम्हें ये डिश पसंद आई, क्या माँ तुम्हें थोड़ा गर्म सूप परोस दे। वे मेरी इतनी देखभाल कर रहे हैं जैसे कोई बहुत कीमती इंसान हो। पास में बैठा मुशवान चेहरे पर मायूसी लिए बैठा है। मुयुवई ने उसे देखकर कई बार कुछ कहना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने इस सगे भाई यानी मुझ पर पड़ी, उसे मेरी कही हुई बातें याद आ गईं और जो कुछ वो कहना चाहती थी उसे उसने वापस अंदर ही दबा लिया। मैं तो बस टेबल पर सजे लजीज खाने का लुत्फ उठाने में लगा था, लेकिन मुंह परिवार की नजरों में मेरे इस बर्ताव का मतलब कुछ और ही निकल रहा था। पेशवेरो की आंखों में आंसू थे। उसका दिल बेटे के लिए मरे जा रहा था और उसे देखते ही समझ आ रहा था कि उसे बेटे पर कितना प्यार आ रहा है। पहाड़ों पर लकड़ी काटते हुए मुझे कभी कभी ही इतना स्वादिष्ट और भरपूर खाना नसीब होता था। एक सुनसान पहाड़ी के जर्जर पुराने घर में जीवन कितना कठिन था, यह तो आप समझ ही सकते हैं। रोज बस पेट भर जाए यही बहुत बड़ी बात थी। भला स्वादिष्ट पकवानों की उम्मीद किसे होती थी? पेशवेरो ने मन ही मन ठान लिया था कि अब से वो हर दिन मेरे लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी। रात के खाने के बाद सभी बच्चे बैठक में कायदे से बैठ गए। वे कहने को तो मेरे साथ समय बिताने और अपना रिश्ता मजबूत करने के बहाने वहां बैठे थे। मैं आराम से कमरे के बीचों बीच रखे बड़े लेदर सोफे पर बैठकर बड़े चाव से सामने लगे विशाल टीवी को देख रहा था। स्क्रीन पर चल रही चीजें बहुत दिलचस्प लग रही थी। तभी पेशवेरो ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हें टीवी देखना बहुत पसंद है? मेरी नजरें टीवी स्क्रीन पर ही टिकी थी और मैंने जोर से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। यह टीवी वाकई बहुत कमाल की चीज है। इसमें जो दृश्य दिख रहे हैं वो तो थिएटर में होने वाले नाटकों से भी कहीं ज्यादा मजेदार हैं। मैं इतने लंबे समय से इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर था कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया इतनी बदल चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गंवार हूं जो पहली बार शहर आया हो। मेरी यह हालत देखकर पेशवेरो की आंखें फिर से भर आईं। बेचारा मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है पर इसने अभी तक कुछ नहीं देखा। उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए चैनल बदल देती हूँ। जो सीरियल तुम देख रहे थे वो तो आज खत्म हो गया। आओ कुछ और देखते हैं। टीवी पर और भी बहुत सारे दिलचस्प कार्यक्रम आते हैं। मैंने बड़े ही भोलेपन से अपना सिर हिलाया और एक बेहद आज्ञाकारी और समझदार बच्चे की तरह व्यवहार किया। पेशवेरो ने हाथ में रिमोट लेकर जैसे ही चैनल बदला,
स्वॉर्ड स्टार चैनल पर एक पारिवारिक ड्रामा शुरू हो गया। उसने रिमोट नीचे रख दिया, लेकिन कुछ ही देर में वहां बैठे पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। खासकर पास में बैठे मुश्वान के साफ सुथरे चेहरे पर शर्म और गुस्से की मिलीजुली भावनाएं साफ झलक रही थी। इत्तेफाक देखिए, टीवी पर जो कहानी चल रही थी वो असली और नकली बेटे के अदला बदली वाली थी। कहानी में दिखाया जा रहा था कि कैसे बचपन में 2 बच्चों की पहचान बदल गई थी, और आज के एपिसोड में असली बेटे के घर वापसी का सीन चल रहा था। टीवी स्क्रीन देखकर पई श्वेरो पूरी तरह सन्न रह गई। उसने तो बस यूं ही चैनल बदला था, लेकिन टीवी पर चल रही कहानी में असली बेटा घर लौट आया था और पालतू बेटा भी वहीं रह गया था। घर वाले न केवल पालतू बेटे को भेज नहीं रहे थे, बल्कि उसे असली बेटे से भी ज्यादा प्यार कर रहे थे। उसे आंखों का तारा बनाकर रखा था, जबकि अपने ही खून से सगे बेटे को घास के तिनके जैसा समझ रहे थे। लिविंग रूम में अचानक एक अजीब सा तनाव फैल गया, और हद तो तब हो गई जब मैंने अनजाने में ही कमेंट कर दिया, अरे इस दुनिया के लोग भी अजीब हैं, अपने असली बेटे को प्यार करने के बजाय पराये बेटे पर इतना लाड क्यों लुटा रहे हैं। माना कि साथ पले बड़े हैं तो लगाव होना स्वाभाविक है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने सगे बच्चे के साथ नाइंसाफी की जाए। मैंने अपना सिर हिलाते हुए नासमाजी जताई। मुंह परिवार के लोगों को लगा कि मैं उन पर तंज कस रही हूं। अफसोस, उनके पास मुझे गलत साबित करने का कोई सबूत नहीं था। हालांकि उन्होंने मुश्वान को घर से निकाला तो नहीं था, लेकिन यह सच था कि उन्होंने कभी उसे अपना लाड प्यार नहीं दिया और न ही उसे कभी प्राथमिकता दी। मुश्वान का कहना बहुत हल्का था, इसलिए मुचेन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। घर के बाकी लोगों को लगा कि मुचेन बस टीवी शो के बारे में बात कर रहा है और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही वह उन पर निशाना साध भी रहा होता, तो भी वे यही मानते कि वह अपनी बहनों को ताने मार रहा है। मुफू और पई श्वेरो ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी और अपनी घबराहट को छुपा लिया। शुरुआत में उन्होंने मुश्वान को घर से भेजने के बारे में सोचा था, क्योंकि वह जल्द ही बालिग होने वाला था। उनका इरादा था कि बाहर उसके लिए एक फ्लैट खरीद दे, हर महीने खर्चा भेजें और उसकी पढ़ाई पूरी करवाएं। लेकिन उनकी बेटियों ने इसका कड़ा विरोध किया। वे सब भी भावुक हो गए थे। मुफू ने अपनी बेटियों को गुस्से में घूरा। मुश्वान के लिए वहां रुकना मुश्किल हो गया था। वह अपना चेहरा ढककर सिसकते हुए वहां से भागा और सीधे ऊपर चला गया। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, अब इसे क्या हुआ? मुयुवई का चेहरा गुस्से से लाल था और वह कुछ बोलने से खुद को रोक रही थी। पई श्वेरो ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, शायद वह अभी नई स्थिति में ढल नहीं पाया है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, तो क्या अब से मैं जब भी घर आऊंगा यह ऐसे ही रोता रहेगा? यह तो बहुत परेशान करने वाला है। पई श्वेरो को यह सुनकर झटका लगा और वह अंदर से थक गई। मुयुवई अब खुद को और नहीं रोक पाई और बोली, क्या तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो? मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमाई और मासूमियत से पलके झपकाते हुए पूछा, क्या जानबूझकर? मुयुवई ने दांत पीसते हुए मुझे देखा और कहा, तुमने अभी उसे जानबूझकर उकसाया है। मम्मी पापा पहले ही कह चुके हैं कि वे तुम्हारी भरपाई करेंगे, फिर तुम किस बात से असंतुष्ट हो? क्या मुश्वान को घर से निकाल कर ही तुम्हें खुशी मिलेगी? अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई थी। मैंने रिमोट मेज पर फेंका, सीधा खड़ा हुआ और मुयुवई को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने उस प्यारे छोटे भाई के लिए रास्ता साफ करके यहां से चला जाऊं? क्या मैं अपने ही घर में अपनी बात भी नहीं कह सकता? बात करते समय मुझे इस नकली छोटे भाई के मूड का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये कहकर मैं वहां से निकल पड़ा और लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। मां गुस्से में झपट कर छोटी बेटी के पास गई और उसे कुछ कहा, जिसके बाद मुयुवई बार बार माफी मांगने लगी। मैं बोला, मैं तुम सबको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आगे से मुचेन के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरा चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। तुम सबको यह समझना होगा कि मुचेन तुम्हारा सगा छोटा भाई है, एक ही मां की कोख से पैदा हुआ तुम्हारा अपना भाई। मुचेन और मुश्वान की पहचान बदलने के मामले में मुचेन पूरी तरह निर्दोष है, वह मुश्वान से कहीं ज्यादा मासूम है। मैंने आगे कहा, तुम लोग सिर्फ मुश्वान की फिक्र करते हो कि उसे दुख ना हो, लेकिन यह क्यों नहीं सोचते कि इन सालों में तुम्हारे सगे भाई ने कितना दुख झेला है। तुम लोग मुश्वान का साथ देते हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह साफ साफ समझना होगा कि मुचेन ने कोई गलती नहीं की है और वह तुम में से किसी का भी कर्जदार नहीं है। यह बात मैं सिर्फ एक बार कह रहा हूं। इसके बाद अगर किसी ने मुचेन को दुखी किया तो याद रखना, मैं खाल उधेड़ कर रख दूंगा। मुयुवई के चेहरे की मांसपेशियां फड़क गईं। उसे महसूस हुआ कि यह सीधे सीधे उसी के लिए कहा गया है। मुआंतिंग ने बात संभालते हुए कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। उसने आज की घटना को लेकर सफाई दी। हमें लगा था कि आप लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हमने उसका मुकाबला देखने का वादा कर लिया था। अगर हमें पता होता कि आप लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे तो मैं कभी भी मुकाबला देखने नहीं जाती। मुरुओलान और मुयाक्विन ने भी सिर हिलाया। ये दोनों जुड़वा बहनें थी। मां और मुशवेरो का चेहरा काला पड़ा हुआ था। वे वहां से चली गईं।
और लिविंग रूम में चारों बहनें एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। मुरुओलान रुकते हुए बोली, बड़ी दीदी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा ये भाई अब थोड़ा बदल गया है? मुहवंतीन को अपने घर लौटे भाई के बारे में सोचने में काफी समय लग गया। उसका स्वभाव वाकई काफी अलग है। आज रात की बातों को याद करते हुए उसने गहरी सहमति में अपना सिर हिलाया। वह ऐसा लड़का है जो कभी किसी का नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। उसकी जुबान ऐसी है कि सामने वाले की बोलती बंद कर दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वह जानबूझकर किसी को परेशान करना चाहता है। वह बस वही बोल देता है जो उसके मन में होता है, किसी बनावट या घुमाव फिराव के। उसका स्वभाव थोड़ा ज्यादा ही सीधा है। तभी उसे अपने दूसरे भाई का ख्याल आया और उसकी भौहें तन गईं। मुंह शुआन वाकई बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अगर उसने अपना नजरिया नहीं बदला और चीजों को सही ढंग से नहीं समझा तो आगे चलकर उसे ही सबसे ज्यादा दुख और नुकसान होगा। जैसा कि पिताजी ने अभी कहा, भले ही हम उसके साथ 10-12 साल रहे हैं और हमारा गहरा लगाव है, लेकिन हम अपने सगे भाई के लिए बार बार उसी को प्राथमिकता नहीं दे सकते। इसलिए उसे अपना स्वभाव बदलना ही होगा। मुहवंतीन ने मुड़कर मुंह युवई की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा मुंह शुआन के साथ सबसे ज्यादा लगाव है और तुम दोनों की उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। तुम ही उसे समझाओ कि वह ज्यादा न सोचे। मुंह चेन वापस आया है तो जाहिर है कि मम्मी पापा उसे ज्यादा प्यार करेंगे। यह तो स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे उसे मुंह शुआन को कम प्यार करते हैं। वह भी तो उनका बेटा ही है। मुंह युवई भले ही नौजवान और गुस्सैल है, पर वह बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। और सुनो, मुहवंतीन ने अपना लहजा सख्त करते हुए बड़ी बहन होने का पूरा रौब दिखाया। आगे से मुंह चैन के साथ तुम्हारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, वरना याद रखना मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। सबसे छोटी बहन को नसीहत देने के बाद मुहवंतीन उठकर अपने कमरे में चली गई। मुंह रोलान और मुंह याकिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चल दी। मुंह युवई गुस्से से भर गया था। यह क्या मुसीबत है? गलती तो सबकी थी, तो फिर अंत में सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर ही क्यों मढ़ दी गई? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे खड़े लोग क्या सोच रहे हैं। कमरे में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। यह कमरा मेरे माता पिता ने बहुत प्यार से तैयार किया है और इसकी सजावट बेहद शानदार है। यहाँ का डिजाइन और हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसा एक जवान लड़का पसंद करता है। शुक्र है कि यह गुलाबी रंग का नहीं है, वरना ऐसे कमरे में मैं शायद पूरी रात सो नहीं पाता। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मुझे हवा में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैंने धीरे से अपना हाथ लहराया और पूरे कमरे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया ताकि बाहर किसी को भी मेरी गतिविधियों का शक न हो। अगले ही पल कमरे में अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। उसने काले रंग का लबादा पहन रखा था और चेहरे पर एक छोटा सा भूतिया मुखौटा लगा था। वह मेरे सामने आया और एक घुटने पर बैठकर झुक गया। मैंने उसे देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, प्रिंस, तुम यहां क्या कर रहे हो? सवाल पूछते ही मेरे मन में कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। जैसा मैंने सोचा था उसने जवाब दिया, सिटी लॉर्ड ने मुझे एक संदेश देने के लिए भेजा है। बड़ी बहन वापस वांगसी सिटी लौट गई हैं। मैंने सोचा वह तो हमेशा छठी डैन में रहती थी, फिर इतने लंबे समय से वांगसी सिटी नहीं लौटी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे इंसानी दुनिया में आते ही वह वापस लौट गई? यहां आने से पहले मुझे उम्मीद थी कि काम खत्म होते ही वह सीधे अपने ठिकाने पर लौट जाएंगी, पर किसे पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। मैं जैसे ही यहां से निकला, उनके कदम पीछे पीछे वांगसी सिटी की ओर मुड़ गए। उनकी दी हुई चेतावनी याद करके मेरे मन में थोड़ी घबराहट हुई। बड़ी बहन ने उस समय मुझे साफ साफ कहा था कि इंसानी दुनिया में बिना अनुमति के कदम नहीं रखना है और शहर के किसी भी काम को करने से पहले उनसे सलाह लेनी अनिवार्य है। लेकिन मेरी मुलाकात मुचेन से हुई और मुझे लगा कि यही सही मौका है। मैंने सोचा कि जब बड़ी बहन यहां नहीं है तो मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन उनकी सख्त मिजाज को देखते हुए इस बार मुझे पक्का डांट पड़ने वाली है। तभी उसने कहा, प्रिंस सिटी लॉर्ड पहले ही वापस वांगसी शहर लौटने पर पता चला कि महारानी बिना किसी को बताए चुपके से इंसानी दुनिया में आ गई हैं, जिससे महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे यह संदेश देने के लिए भेजा है। इतना कहने के बाद वो उठे और विश्वास दिलाने वाली मुद्रा में खड़े हो गए। अचानक हवा में हल्की सी चमक उभरी और देखते ही देखते वहां एक लिफाफा प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद वह लिफाफा गायब हो गया और हवा में कुछ शब्द उभर आए जो थोड़ी देर तक कांपते रहे और फिर हवा में ही विलीन हो गए। हालांकि यह सब बहुत कम समय के लिए हुआ, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल साफ देख लिया था। अगर सच कहूं तो वो सिर्फ 4 शब्द थे, जल्द ही आ रही हैं। यह वाकई चिंता की बात है। बहन का इंसानी दुनिया में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नकाब पोश आदमी की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसने बस इतना कहा कि महारानी के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। इसका मतलब साफ था कि मुझे फालतू सोचना बंद करना चाहिए और चुपचाप उनके आने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं पल भर के लिए खामोश हो गया। वह आदमी कमरे से गायब हो चुका था और मैं किसी पिचक गए गुब्बारे की तरह ढीला होकर वहीं गिर गया।
दीदी आ रही हैं। आखिर वह किस तरह से यहां आने की योजना बना रही हैं? अगर वह शहर के मालिक सिटी लॉर्ड के तौर पर आती हैं तो यह ठीक रहेगा, क्योंकि इस रूप में वह ज्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगी। यह सोचते ही मुझ में फिर से थोड़ी उम्मीद जगी। जहां तक उनके द्वारा बाद में हिसाब किताब करने की बात है, तो मैंने यह सब वांगसी शहर के भले के लिए ही किया है। इस बात को देखकर शायद वह मुझ पर ज्यादा सख्त नहीं होंगी। तीसरे दिन जब मुंह परिवार के लोग नीचे आए तो उन्होंने मुझे लिविंग रूम में टीवी देखते हुए देखा। उनके कदम अचानक वहीं ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखें जोर से मलकर दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की ओर देखा, फिर सामान्य तौर पर बस एक गुड मॉर्निंग कहा और अभिवादन पूरा होते ही अपना सिर घुमाकर वापस टीवी की ओर देखने लगे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि मानो वह एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पई सुएरो एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर होश में आकर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पास धीरे से बैठ गई। उसने पहले टीवी स्क्रीन की तरफ देखा जहां सुबह के समाचार चल रहे थे। उसने कहा, छोटे चेन, तुम्हें टीवी देखना इतना पसंद है तो क्यों ना मैं तुम्हारे कमरे में एक टीवी लगवा दूं ताकि तुम अपने कमरे में भी आराम से देख सको। पई सुएरो अब किसी भी कीमत पर अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करना चाहती थी। मैंने ये सुना तो मेरी आंखें चमक उठी और मैं सिर हिलाकर हां करने ही वाला था कि तभी ऊपर से नीचे आ रही मुवांतिंग ने मुझे टोक दिया। मुवांतिंग ने कहा, मां, यह ठीक नहीं रहेगा। अगर छोटे भाई के कमरे में टीवी लगा दिया और वो उसमें खो गया तो रात को सोएगा कैसे? अभी तो उसकी बढ़ने की उम्र है। उसके इतना कहते ही मां को मेरी चिंता हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, हां, मैंने ठीक से सोचा नहीं, यह वाकई सही नहीं होगा। इससे छोटे चेन की नींद खराब होगी। बेहतर है कि वह लिविंग रूम में ही टीवी देखे। मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर देखूंगी। हम दोनों साथ में कहानी पर चर्चा भी कर सकेंगे। टीवी देखने का मेरा पूरी रात जागने का सपना टूट गया। मैंने मुवांतिंग को एक उदास नजरों से देखा। यह बड़ी बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक टीवी भी नहीं देखने दे रही। इसकी तुलना में तो मेरी दूसरी बहन ही बेहतर है। पेसुएरो ने भांप लिया कि उसका बेटा खुश नहीं है। उसे हंसी भी आई और बहुत दुख भी हुआ। आजकल के बच्चे कौन सा टीवी देखते हैं, सब फोन में लगे रहते हैं। किसी को टीवी का शौक नहीं है। लेकिन उसका बेटा इतना खुश था, अगर वह किसी को बताएगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। उसने बहुत प्यार से मुझे मनाते हुए कहा, कमरे में टीवी लगवाना सही नहीं है। इससे रात की नींद बहुत खराब होगी और तुम्हें हर वक्त कमरे में भी नहीं रहना चाहिए। कमरा तो सोने के लिए होता है। अगर तुम्हें टीवी देखना है तो लिविंग रूम में जाकर देखो। घर में कोई नहीं है और कोई भी टीवी देखने के लिए तुमसे झगड़ा नहीं करेगा। मैंने थोड़ा सोचा और यह बात समझ ली। फिर अपनी आज्ञाकारी छोटी बहन की तरह सिर हिलाया और एक बात पर जोर दिया कि टीवी पर मेरा हक है, कोई मुझसे नहीं छीनेगा। पई शुएरो यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बड़ी ममता से बोली, ठीक है, ठीक है, घर का टीवी पूरा तुम्हारा है। अगर कोई भी तुमसे चैनल के लिए झगड़ा करेगा तो मैं उसकी खबर ले लूंगी। यह कहकर उसने उन बेटियों की ओर एक खास नजर से देखा जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। मुवांटिंग के होंठ थोड़े फड़क गए। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार टीवी कब देखा था। वो भला छोटी बहन के साथ टीवी के लिए क्यों झगड़ती? अगर किसी को झगड़ना होगा तो वह चौथी बहन ही होगी। मुवांटिंग ने अपनी चौथी बहन मुयुवई की तरफ देखा। मुयुवई तो जैसे भड़क ही गई। बड़ी बहन, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ चैनल के लिए झगड़ा करूंगी? मैं इतनी बचकानी नहीं हूं। उसके इस तरह चिल्लाकर जवाब देने पर लिविंग रूम में बैठे मैं, पई शुएरो, परिवार की बाकी 3 बेटियां और अभी अभी नीचे आए मुशुआन और मुफू सब उसे अलग अलग नजरों से देखने लगे। मैंने धीरे से एक और तंज कसा, भले ही तुम मुझसे लड़ना चाहो तो पहले यह तो देख लो कि तुम्हें उतनी काबिलियत है भी या नहीं। पई शुएरो ने तुरंत अपनी छोटी बेटी पर चिल्लाते हुए कहा, आगे से अगर मैंने तुम्हें अचेन के साथ टीवी के लिए झगड़ते हुए देखा तो समझ लेना, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे पिता से कहकर तुम्हारी सारी पॉकेट मनी कटवा दूंगी। एक पैसा भी नहीं बचेगा। मुयुवई तुरंत किसी मेढक की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और उसने मुझे तिरछी नजरों से कई बार घूरा, पर मैंने तो उसकी तरफ देखना तक मुनासिब नहीं समझा। मैं इतनी बेपरवाह थी कि उसने गुस्से में अपना नाश्ता तक छोड़ दिया। वैसे इस उम्र के सामान्य बच्चे आमतौर पर 12वीं कक्षा में होते हैं और मुशुआन को भी अगले साल जून में यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। मुचेन के साथ भी कायदे से ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन वह अब तक एक दोगवन में पला बढ़ा था। उसे कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी और उसकी उम्र भी अब काफी हो चुकी थी। तो सवाल यह था कि उसे किस क्लास में भर्ती कराया जाए। क्या सीधे 12वीं कक्षा में उसे पढ़ना सही होगा? क्या वह पढ़ाई का बोझ झेल पाएगा? स्कूल में दाखिला तो हो जाता, लेकिन किस क्लास में बैठाना है यह चिंता का विषय था। मुफ्फू जैसे जैसे सोच रहे थे उनकी भौहें और तनती जा रही थी। मुझे स्कूल जाने की बात छिड़े हुए काफी वक्त हो गया था और मैं इसी बहाने दुनिया के बारे में और जानना चाहता था। पास खड़े मुशुआन की आंखों में एक चमक आई और वह मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी,
क्यों न मुचेन को हमारी क्लास में ही डाल दे। इससे मैं उसका ख्याल भी रख पाऊंगा और पढ़ाई में भी मदद कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुफू को यह विचार तो अच्छा लगा, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं बेटा पढ़ाई में पिछड़ ना जाए। मुश्वान के नंबर हमेशा बहुत अच्छे आते थे, जबकि मुचेन का मुकाबला उससे करना मुश्किल था। ऊपर से परिवार में बच्चों के बदलने वाली बात पूरे समाज में फैल चुकी थी, जिसे छिपाने का कोई मतलब ही नहीं था। सबको सच पता था और लोग तुलना तो करेंगे ही। ऐसे में अगर मुचेन के आत्मसम्मान को चोट पहुंची तो क्या होगा। तभी मुवांटिंग ने शांसवर में कहा, पिताजी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा भाई पढ़ाई में पिछड़ता है तो हम एक प्राइवेट ट्यूटर रख सकते हैं जो उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएगा। हमारे पास जब समय होगा हम भी उसे सिखा देंगे। अगला सेमेस्टर शुरू होने में अभी समय है। मुचेन तब तक आराम से तैयारी कर सकता है और अगले सेमेस्टर में दाखिला ले सकता है। तब तक वह अपना बेस मजबूत कर लेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी समस्या होगी। पेई शुएरो की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से ताली बजाई। हां, यह मैंने क्यों नहीं सोचा। हम प्राइवेट ट्यूटर रख सकते हैं। वैसे भी चौथे नंबर वाले को छोड़कर तुम तीनों की पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तुम लोग तो मुचेन को 12वीं की पढ़ाई के लिए आसानी से गाइड कर ही सकते हो। इतना कहते हुए उसने आगे बात जारी रखी। मैं अकेले ही अपनी एक क्लास की पढ़ाई पूरी कर रहा था ताकि पूरी शान से अपनी असली पहचान फिर से हासिल कर सकूं। ऐसा करने से कम बाहर निकलने पर लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और मुझे किसी तरह की जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे ऐसे दिखावटी मौकों पर जाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह सब इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बाहर के लोग तरह तरह की बातें बनाते और यही सोचते कि मैं, जो इस घर का असली बेटा हूं, उसे कोई पसंद नहीं करता, या फिर मुझे उस नकली बेटे मुश्वान के दबाव में दबाया जा रहा है। जैसे ही मैं नए माहौल में थोड़ा ढल गया, पेई शुएरो ने बिना देर किए मुझे एक बड़े शॉपिंग मॉल में घसीटा और जमकर खरीदारी शुरू कर दी। बड़ी बहन और पिताजी को काम पर जाना था, इसलिए उन दोनों को छोड़कर बाकी सब मुझे बाजार घुमाने के लिए बाहर निकाल लाए। मजे की बात यह है कि इस पूरी भीड़ में सिर्फ मुश्वान ही पीछे छूट गया था। मुयुई अगली सीट पर बैठा था और बहुत गुस्से में था। बार बार पीछे देखने वाले शीशे से मुझे घूर रहा था। मैंने तो उसकी तरफ अपनी पलकें तक नहीं उठाई। मुझे यह समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि उसे किस बात का गुस्सा है। मुश्वान खुद ही साथ आने का इच्छुक नहीं था, तो क्या अब मैं उसके आगे हाथ जोड़कर उसे आने की भीख मांगता। मॉल की पार्किंग में पहुंचते ही मुयुई ने गाड़ी पार्क करने की जिम्मेदारी ले ली। मु रुओलान और मुयाकिन अपनी मां और मेरे साथ मॉल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए और हमारी आज की खरीदारी का सफर शुरू हो गया। मु परिवार की बेटियां सारा सामान उठाने की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। पेई शुएरो बड़े प्यार से मेरा हाथ थामे हुए थी। चलते चलते मैं अचानक रुक गया और अपना सिर एक तरफ झुकाकर ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। मैंने पूछा, मां, क्या आप लोगों को कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी? मुझे लगा जैसे किसी भारी चीज के ऊपर से गिरने और जमीन पर जोर से टकराने की आवाज आई हो। वो आवाज किसी साधारण चीज के गिरने जैसी बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत ही अलग थी। पेई शुएरो ने भी ध्यान से सुनने की कोशिश की और बोली, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। यह तो एक बड़ा और भीड़ भाड़ वाला मॉल है। अगर कोई आवाज आ भी होगी तो वो लोगों के शोर में दब गई होगी। हम बात कर ही रहे थे कि मुरोलान का ध्यान सामने की ओर गया, जहां से धीरे धीरे चीखने की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। उसने कहा, मां, लगता है आगे कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरी आंखों में एक चमक सी आई और मैंने तुरंत पेई शुएरो की कलाई पकड़ ली। मैंने कहा, मां, चलिए चलकर देखते हैं क्या हुआ है। किसी के कुछ कहने या रोकने से पहले ही मैं मां का हाथ पकड़कर तेजी से भीड़ को चीरते हुए उस तरफ दौड़ पड़ा। बाकी बहनें वहीं एक दूसरे का चेहरा देखती रह गईं। मुयुई गाड़ी पार्क करके वापस आई और बुदबुदाई, ये इतनी उत्सुक क्यों हो रही हैं? मुरोलान ने उसे तिरछी नजर से देखा और बोली, अगर मैंने तुम्हारी ये बात सुन ली तो फिर से डांट पड़ेगी। मुयुई ने अपनी आंखें घुमाई और चुप हो गई। मुयाकिन ने गंभीरता से कहा, हमें भी जल्दी चलकर देखना चाहिए। अगर वाकई में कोई बड़ी मुसीबत हुई तो मां और छोटे भाई के लिए खतरा हो सकता है। यह कहते ही उसने कदम बढ़ा दिए। मुरोलान भी उसके पीछे तेजी से चल पड़ी और मुयुई धीरे धीरे उनके पीछे हो ली। इधर पेई शुएरो अपने बेटे के साथ आगे बढ़ रही थी। तेजी से चलते हुए हम जल्दी ही भीड़ वाली जगह पर पहुंच गए। अपने बेटे को भीड़ में घुसने की कोशिश करते देख उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच कहूं तो पता ही नहीं चला। छोटा चेन, जो आमतौर पर इतना शांत और गंभीर दिखता है, वो असल में इतना ज्यादा उत्सुक बच्चा है। अरे वाह, ये तो उसे और भी ज्यादा प्यारा बना देता है। लेकिन जैसे ही पेई शुएरो ने सामने का नजारा देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डर के मारे वह चीख पड़ी और उसने बिना सोचे समझे मुझे अपने पीछे छिपा लिया। उसे लगा कि इतना काफी नहीं है, तो उसने तुरंत मुड़कर मेरी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि मैं सामने का वह डरावना मंजर न देख सकूं। मॉल के अंदर एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया था।
मैं तो बस हालात देखना चाहता था। फिर उसने मेरी आंखें क्यों ढक दी? असल में मैं नर्क पाताल लोक से आया हूं, इसलिए मैं एक नजर में ही बता सकता हूं कि इस इंसान की मौत कैसे हुई है। अगर यह सच में एक अकाल मृत्यु है तो उसे मेरी वांगसी सिटी मृत्यु लोक में जाना होगा। वैसे भी वहां पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। वहां के लोग तो अब मेरे ही अधीन हैं। मैंने धीरे से पई शुएरो का हाथ हटाते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है। पई शुएरो ने मुझे एक गुस्से भरी नजर से देखा और बोली, तुम बच्चा क्यों नहीं हो? तुम्हारा तो अभी जन्मदिन भी नहीं आया है। वाकई यह तो बहुत बड़ी चूक हो गई। मैं जो हजारों साल पुराना एक भूत हूं, अब एक छोटे बच्चे के शरीर में फंस गया हूं। मुरोलान भी दौड़ते हुए आई और उसने भी मुझे अपने पीछे छिपा लिया। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए गहरी सांस ली। मॉल की सिक्योरिटी ने तुरंत स्थिति को संभाला, पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस बुलाई और भीड़ को वहां से हटाना शुरू कर दिया। पई शुएरो ने मुझे वहां खड़े नहीं रहने दिया। वो मुझे जबरदस्ती वहां से खींच कर ले गई। इस घटना का असर साफ दिख रहा था। पई शुएरो ने जो भी सामान लेना था ले लिया और फिर उसने सोचा कि अब घर वापस चलना ही बेहतर है, बाकी खरीदारी किसी और दिन करेंगे। लाइगुआंग मॉल में ऐसी जानलेवा घटना हो जाने के बाद वाकई बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मैंने अपनी माँ और बाकी लोगों से कहा, आप लोग पहले कार में जाकर मेरा इंतजार करें, मैं जरा गलियारे में ताजी हवा लेने जा रहा हूं। पई शुएरो मेरे साथ चलना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह मना कर दिया। मैं कोई 3 साल का बच्चा तो हूं नहीं कि मुझे ताजी हवा लेने के लिए भी किसी की साथ की जरूरत पड़े। मैं गलियारे की ओर चल पड़ा। जब मैं खिड़की के पास खड़ा था तभी एक नौजवान आदमी वहां से गुजरा। मुझे खिड़की के पास देखकर वह थोड़ा चौंक गया और अपना सिर झुकाकर तेजी से आगे बढ़ गया। मेरी नजरें उसकी पीठ पर टिकी थीं। मैंने अपनी नाक से हवा को थोड़ा सूंघा और मुझे मौत की एक हल्की सी गंध महसूस हुई। मैंने जानबूझकर खिड़की के पास थोड़ा और समय बिताया। वह आदमी जल्द ही वापस लौट आया। मुझे अभी भी वहां खड़ा देखकर वह हैरान रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी वहीं हूं। मैंने इत्मीनान से उसके करीब आने का इंतजार किया और फिर एक बार ध्यान से सूंघा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मौत की वह गंध उसी के शरीर से आ रही थी। हालांकि महक बहुत हल्की थी, फिर भी मैंने उसे गौर से देखा। तभी वह बोला, क्या देख रहे हो? कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? उसे जैसे ही मेरे देखने का एहसास हुआ वह ऐसे भड़क गया जैसे किसी ने उसके जख्म पर पैर रख दिया हो। वह तुरंत चिढ़कर बोला और घबराहट में तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से दूर चला गया। उसके चलने के अंदाज में साफ साफ डर और झिझक झलक रही थी। क्या उसने खुद किसी का खून किया है? पहला वाला अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन दूसरा वाला मामला एकदम साफ और सीधा लगता है। मेरे दिमाग में फौरन मॉल में ऊपर से गिरी उस लड़की का ख्याल आया और मैंने शांत भाव से कहना शुरू किया। ताली बजाकर मैं वहां से चल दिया। कार में बैठी पई शुएरो बहुत बेचैन थी। अभी जो डरावना हादसा हुआ था उसने उसके मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी थी। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा, जिसे उसने अभी अभी वापस पाया है, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। जब तक वे सुरक्षित घर नहीं पहुंच गए उसका दिल धड़कता रहा। घर पहुंचने के बाद उसने जल्दी ही मॉल वाली घटना को भुला दिया और सामान व्यवस्थित करने में लग गई। मैं घर पहुंचते ही सोफे पर पसर गया और टीवी ऑन करके मजे से फिल्में देखने लगा, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा टीवी का शौकीन हूं। मुरोलान और मुयाकिन अपने कमरे में होमवर्क करने चली गईं। दोनों बहनें पढ़ने में बहुत तेज हैं और अगले साल वे कॉलेज के 4थे साल में होंगी, इसलिए पढ़ाई का काफी बोझ है। मुयावई सबसे खाली थी। वह ड्राइंग रूम के सोफे पर आराम से बैठ गई और अपनी मां को ऊपर के फ्लोर पर काम करते हुए देखने लगी। उसे बैठे बैठे शरारत सूझी और उसने मुझे ताना मारते हुए कहा, देहाती इंसान, टीवी में क्या देख रहे हो? कभी दुनिया नहीं देखी क्या? अब मेरी नजरें टीवी स्क्रीन पर ही टिकी थी, लेकिन मैंने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बहुत ही सहज भाव से स्वीकार कर लिया। हाँ, मैं बचपन से गहरे पहाड़ों में एक आश्रम में पला बढ़ा हूं, इसलिए वाकई मैंने दुनिया नहीं देखी। सच तो यह है कि मैं वांगसी सिटी का राजकुमार हूं। मेरी बहन ने सारा काम मुझ पर डाल दिया था, जिससे मैं इतना व्यस्त रहता था कि मुझे इंसानी दुनिया की छोटी मोटी बातों की खबर रखने का वक्त ही नहीं मिलता था। बस ऊपर ऊपर से थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अब चूंकि मैंने मुचेन की पहचान अपना ली है तो मुझे इस दुनिया को जल्दी से समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि टीवी देखना सबसे आसान तरीका है। बिना घर से बाहर निकले पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। कितना आसान है ना? मुयावई का गला जैसे रुक सा गया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम पक्का जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, है ना? तुम जानबूझकर ऐसी बातें कह रहे हो ताकि हमें शर्मिंदा महसूस हो और हमें लगे कि हमने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ताकि इस घर में तुम्हारी जगह पक्की हो जाए। मुयावई पास ही बैठी बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे एक नफरत भरी नजर से देखा, जैसे कोई किसी बेवकूफ को देखता है। तभी मेरी नजर सीढ़ियों से नीचे आ रही मां पर पड़ी और मैंने बिना किसी झिझक के जोर जोर से शिकायत करना शुरू कर दिया। मां, देखो मुयुवई फिर से मुझे बुरा भला कह रही है। वो मुझे गवार कह रही है और कह रही है कि मैं जानबूझकर आप लोगों को शर्मिंदा कर रही हूं ताकि आपको मुझ पर तरस आए।
क्या उसे मुझसे इतनी नफरत है कि वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है? मु युवई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो लगा जैसे उसका खून ही खौल उठेगा। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही माँ ने उसके कान जोर से मरोड़ दिए। शांत हो जाइए माँ, प्लीज आप शांत हो जाइए, आप इसकी बातों में मत आइए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मु युवई दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी उंगली उसकी तरफ दिखाई और अपने गाल फुलाकर बिल्कुल सही तरीके से मासूमियत और दुख का नाटक करते हुए कहा, इसी ने अपने मुंह से यह सब कहा है। इसने मुझे गवार कहा और बोला कि मैंने आज तक टीवी भी नहीं देखा है। मैंने तो पहले ही से बता दिया था कि मैं पहाड़ों में पली बड़ी हूं, इसलिए दुनियादारी से अनजान होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी ये मुझे नीचा दिखाने लगी। मुंह युवई कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, लेकिन वो सचमुच यही बातें तो कह रही थी, बस उसका मतलब वो नहीं था जो मैं दिखा रही थी। मां चिल्लाई, लगता है तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है, मेरे साथ आओ, आज मैं तुम्हें बताती हूं कि कैसे तमीज से बात करते हैं। यहां खड़े होकर छोटे भाई का टीवी मत खराब करो। इस बार पेशुएरो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ी। उन्होंने जोर से उसके कान खींचे और उसे एक तरफ ले गई। उन्होंने ठान लिया था कि इस लड़की को आज सबक सिखाना ही होगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्ची को क्या हो गया है। वो तो मुवई को इतना प्यार करती थी, उसे किसी कीमती रत्न की तरह रखती थी। फिर जैसे ही छोटी चेन वापस आई, वो हर बात पर उससे झगड़ने क्यों लगी, जबकि चेन ही उसका सगा भाई है, एक ही मां की औलाद। इतनी समझ तो उसे होनी ही चाहिए। मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कम सबक सिखाया है। मैंने ठंडी नजरों से दर्द में कराहती हुई मु युवई की तरफ देखा। मेरे मन में उसके लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। मैंने उसे एक बेहद घमंडी नजरों से देखा, जिसे देखकर मु युवई गुस्से से पागल हो गई और ऐसा लगा मानो वो अभी फट पड़ेगी। मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मु परिवार की इन चारों बेटियों में से मु युवई का दिमाग सबसे कम चलता है। वो इतनी मूर्ख है कि उसे सुधारना नामुमकिन है। मेरा ध्यान फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया। मैं न्यूज चैनल को एकटक देख रहा था, जैसे किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जैसा मैंने सोचा था, लोकल न्यूज चैनल पर शॉपिंग मॉल वाली घटना दिखाई गई। आज सुबह करीब 11 बजे झोंगजिंग सीजन्स मॉल में एक लड़की के गिरने की दुर्घटना हुई। एक जवान महिला मॉल में हादसे का शिकार होकर बुरी तरह घायल हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अभी भी गिरने के असल कारण की जांच कर रही है। क्या वो सच में मर गई? मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। मुझे कॉरिडोर में मिला वो आदमी याद आने लगा। वो भी लगभग उसी उम्र का था और बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। सबसे बड़ी बात, उसके शरीर से मौत की बू आ रही थी। क्या उस आदमी का मृत लड़की से कोई रिश्ता था? वो लड़की हादसे का शिकार हुई, उसने आत्महत्या किया, फिर उसका मर्डर किया गया। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अभी उसी जगह जाऊं और खुद जांच करूं कि उसकी मौत किस्मत से हुई या किसी ने उसे मारा। लेकिन मैं अभी अभी मुंह परिवार में वापस आया हूं। मुझे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अकेले बाहर निकलने का मतलब मुसीबत को दावत देना है। यह सोचकर मैंने फिलहाल अपना इरादा बदल दिया। न्यूज खत्म होने के बाद मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और दूसरी तरफ चलने लगा। बड़े अच्छे इंसान होने का नाटक करते हुए मैंने कहा, मां आप इसे और मत डांटिए। असल में जो उसने अभी कहा वो गलत भी नहीं था। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मु युवई का पेट गुस्से से भर गया। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने कहा, तुम्हारी इस दिखावटी भलाई की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मानो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। जिसका गुस्सा पहले ही शांत होने वाला था, उस पेशवेरों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोली, शेन तुम इस बदतमीज लड़की की चिंता मत करो, इसकी खाल बहुत मोटी है। अगर इसकी हड्डियां भी टूट जाएं तो भी इसे कुछ नहीं होगा। मां ने तुम्हारे लिए किचन में कुछ पौष्टिक बनाया है, जाकर देखो कहीं जल न जाए। पेशवेरों का अपने बेटे के लिए इतना लाड़ प्यार देख। मैंने मु युवई पर सहानुभूति भरी नजर डाली और मजे से किचन की तरफ चल पड़ी। मु युवई को लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूं। उसने मेरी पीठ पर ऐसी नजरें गड़ाई जैसे मुझे भस्म कर देगी, लेकिन तभी पेशवेरों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आज मु युवई को किसी भी हाल में सब सिखाना ही था। मैं अभी यही सोच रही थी कि उस दिन कॉरिडोर में मिले उस आदमी को कैसे ढूंढा जाए, तभी मौका खुद मेरे पास चलकर आ गया। मु परिवार एक बहुत बड़ी दावत आयोजित कर रहा था। शहर के लगभग सभी रईस और बड़े लोग इस पार्टी में आमंत्रित थे। दावत वाले दिन मुविला में जबरदस्त चहल पहल थी। चारों तरफ आलिशान डेकोरेशन और लोग नजर आ रहे थे। सजी धजी महिलाएं और महंगे सूट पहने हुए रईस आदमी छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं तब तक अपने कमरे में ही रुकी रही, क्योंकि पेशवेरो नीचे मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी। उसने कहा था कि थोड़ी देर में आकर मुझे नीचे ले जाएगी ताकि सब सही तरीके से मेरा परिचय दे सके। मैंने अपनी सुंदर ड्रेस पहनी और समय देखकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं मुशवान के कमरे के पास से गुजरी तो मेरे कदम ठिठक गए। मैंने अपने कान थोड़े पास किए। यह नहीं कि मैं चोरी छिपे उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन नीचे हो रहे शोर के कारण अंदर के लोग अपनी आवाजें थोड़ी तेज रखे हुए थे।
और फिर मैं कोई आम इंसान तो थी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने पर ही मुझे मुंह से निकलने वाली आवाज और मुशवेन के साथ बात करने वाली महिला को मैंने तुरंत पहचान लिया। वो मेरी नाम मात्र की बड़ी चाची थी। इस बार की शानदार पार्टी के लिए राजधानी से मुंह परिवार के सभी लोग आए हुए थे। इसमें वो बड़ा परिवार भी शामिल था जिसने मुंह कंपनी, पुश्तैनी घर और ज्यादातर संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। साथ ही वो घमंडी मुंह दादी भी आई थी, पर मुझे उनकी नीयत में कोई ईमानदारी नहीं दिखी। पार्टी आज थी, लेकिन वो कल रात को बड़े आराम से पहुंचे। मुदादी तो मुंह विला में आकर रुक गई, जबकि बाकी बड़े परिवार के लोग शहर के होटल में ठहरे। मैंने अपने हाथ पर ठुड्डी रखी और सोचा कि मुशवेन के इन लोगों के साथ रिश्ते काफी अच्छे लग रहे हैं। उस बड़ी चाची ने मुझे पूरे समय बस एक बहुत ही बेरुखी भरी नजर से देखा और बस औपचारिकता के लिए कुछ शब्द बोलकर मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं ये सोच ही रहा था कि अंदर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर नीचे चले गए, तब मैंने दोबारा दरवाजा खोला और बाहर आया। तभी पई शुएरो मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ रही थी। मुझे पूरी तरह तैयार देखकर वो मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार और हैरानी थी। उन्होंने कहा, चेन, आज तुम वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हो। उनकी ये बात बिल्कुल सच थी। पई शुएरो को लगता था कि शायद मेरी साधना की वजह से मेरा दुनियादारी से नाता कम है, इसलिए मेरा व्यक्तित्व इतना साफ और शुद्ध है। वो मुझे जितना देख रही थी उतना ही उन्हें मुझसे लगाव हो रहा था। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में वो अपने बेटे की हर हाल में रक्षा करेंगी, ताकि वो हमेशा ऐसा ही बना रहे और उसे जीवन में कभी कोई चिंता न हो। उन्होंने कहा, समय हो गया है, चलो मैं तुम्हें नीचे ले चलती हूँ। 2 कदम चलने के बाद मैंने अनजाने में ही पूछा, क्या मुशवेन को साथ नहीं बुलाना है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आज की ये पार्टी खास तुम्हारे लिए रखी गई है और वो अभी अपनी बड़ी चाची के साथ व्यस्त है। नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वरना वो फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच लेगा। यह बच्चा आजकल बहुत ज्यादा भावुक हो गया है, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता कि क्या करे। बड़ी चाची उसे बहुत प्यार करती हैं, जितना मैंने अब तक समझा है। मेरे इस पिता और उनके बड़े भाई के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं, वरना घर बंटने के बाद वे सीधे हाई सिटी आकर अपनी मेहनत से शुरुआत नहीं करते। हालांकि वे हर साल बीजिंग वापस जाते तो हैं, लेकिन वह सिर्फ दादी की खातिर होता है। तो फिर बड़ी चाची उसे इतना ज्यादा क्यों मानती हैं? पई जूरो को इसमें कोई हैरानी नहीं लगी। उसने शांति से समझाते हुए कहा, तुम्हारे पापा के घर की स्थिति तुम जानते ही हो। उनके एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। तुम्हारे बड़े चाचा और चाची का कोई बेटा नहीं है। ये कहते हुए पई जूरो की आंखों में पछतावा सा आ गया। उसे सारा प्यार और दुलार असल में तो उसके अपने बेटे मुचेन को मिलना चाहिए था। वही तो परिवार का असली छोटा शहजादा था, जिसे सबकी आंखों का तारा होना चाहिए था। किस्मत का खेल ही ऐसा है। इन पुरानी बातों को याद करके उसका दिल फिर से उदास हो गया। मैंने अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाई। अच्छा, तो मामला यह था, परिवार में लौटे हुए मुझे आधा महीना हो चुका है और आज रात पहली बार मैं सबके सामने आधिकारिक तौर पर पेश हो रहा था। पई जूरो और मुफुआ मेरे दोनों तरफ मौजूद थे। जैसे ही मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, मेरे चेहरे और व्यक्तित्व ने वहां मौजूद हर इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहां आए मेहमानों की नजरें मुझ पर टिक गई थी। मुझ में जरा भी घबराहट या झिझक नहीं थी। मेरे हर कदम और हर हरकत से ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ऐसा खानदानी शहजादा हूं जिसे बड़े घरानों ने बेहद लाड़ प्यार और बेहतरीन परवरिश देकर तैयार किया हो। मुझे लोगों के बीच इतना चमकता हुआ देखकर मुशवान का दिल जोर से धड़क उठा। हिकारत भरी नजरों से वो मेरे साये को घूर रही थी। उसके मन में दबी हुई मायूसी और गहरी जलन साफ झलक रही थी। उसने कहा, मुशवान, तुम घबराओ मत। वो अभी बस दिखावा कर रही है। नाटक करना किसे नहीं आता। तुम ही परिवार के पाले हुए इकलौते वारिस हो। यह बात कभी मत भूलना। तुमने परिवार में 10 साल से ज्यादा का वक्त बिताया है। अगर वह खून के रिश्ते से जुड़ी है भी तो क्या हुआ, रिश्ते तो वक्त के साथ ही बनते और गहराते हैं। लू मांची ने मुशवान के मन की बेचैनी को भांप लिया। उसने सांत्वना देते हुए उसके हाथ पर थपकी दी और धीमी आवाज में उसे ढांढस बंधाया। मुशवान ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान बिखेरी और कहा, आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा को अपना असली बेटा मिल गया। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने इतने सालों तक परिवार की सुख सुविधाओं का आनंद लिया है। अंत में देखा जाए तो मैंने ही छोटे चेन के साथ गलत किया है। लू मांची ने नाराजगी से उसे घूरा और धीमी आवाज में डांटते हुए कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उस वक्त तुम भी तो एक मासूम बच्चा ही थी। यह तो उनके माता पिता की लापरवाही थी कि वे ध्यान नहीं रख पाए और बच्चों की अदला बदली हो गई। इसका दोष तुम पर कैसे मढ़ा जा सकता है? बस करो, अपने मन से ये फालतू के ख्याल निकाल दो। तुम्हारे माता पिता का स्वभाव मैं अच्छी तरह जानती हूं। उन्होंने बरसों तक तुम्हें दिल से पाला है। अब भले ही उनका असली बेटा वापस आ गया हो, लेकिन वे तुमसे पहले जैसा प्यार कम नहीं करेंगे। तुम्हें अपना नजरिया साफ रखना चाहिए।
खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम किसी के प्रति दोषी हो। क्या मेरी बात समझ में आई? मुशवान ने अपने होंठ भींचे और धीरे से सिर हिला दिया। उसने आगे कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे किसी को चिढ़ हो। वह जानती थी कि मम्मी पापा उसे अब भी प्यार करते हैं, लेकिन वह प्यार पहले जैसा कभी नहीं हो सकता था। पहले घर में और यहां तक कि पूरे मुंह परिवार में, चाहे वो हाई सिटी हो या राजधानी बीजिंग, वही मुंह परिवार की इकलौती लाडली थी। पूरे परिवार ने उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था। उनकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। सबकी नजरों में और दिल में सिर्फ वही थी। लेकिन अब उसे एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस हो रहा है जब से मुचेन वापस आया है। माता पिता की नजरों से वह जैसे गायब ही हो गई है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ मुचेन पर है। यहां तक कि उसकी बहनें भी ऐसा ही कर रही हैं। बस चौथी बहन ही है जो अभी भी उसे पूरा सपोर्ट कर रही है। मुक्सवान यह सोचकर बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रही है। जो चीजें पहले पूरी तरह उसकी थी, अब उसे जबरदस्ती उनका एक बड़ा हिस्सा बांटना पड़ रहा है। इतना बड़ा बदलाव आखिर कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसके ख्यालों में खोए रहने के दौरान ही उनके पिता और पेशवेरों ने बहुत ही धूमधाम से मुचेन को मेहमानों से मिलवाया। उन्होंने मुचेन के लिए अपने प्यार और अहमियत को बिल्कुल नहीं छिपाया। यहां तक कि मुझ परिवार की चारों बहनें भी माता पिता के साथ खड़ी थी। यह नजारा देखकर लोगों को सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। पास खड़े एक शख्स ने मुक्सुआन से कहा, मुक्सुआन, यह मुंह परिवार वाले कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे? पूरा परिवार वहां एक साथ खुशियां मना रहा है, तुम्हें ही अलग क्यों छोड़ दिया? लू मांची दूसरे मेहमानों से मिलने चला गया था। तभी अमीर घरानों के कुछ लड़के जो मुक्सुआन के अच्छे दोस्त थे उसके पास आए और गुस्से में बोलने लगे। मुक्सुआन ने उन्हें टोकते हुए कहा, बकवास बंद करो, आज की रात मुचेन की है। यह दावत खास तौर पर उसी के लिए रखी गई है, इसलिए वही इस कार्यक्रम का असली हीरो है। अगर मैं वहां जाकर खड़ी हो जाती तो कैसा लगता? सच तो यह है कि मुके पिता और पेशवेरों ने उसे अलग नहीं किया था। इससे पहले पेशवेरों ने खुद सुझाव दिया था कि मुक्सुआन भी साथ में मंच पर आए, लेकिन मुक्सुआन ने बहुत सख्ती से मना कर दिया। उसका कहना था कि मुचेन ही असली बेटा है और यह दावत उसके लिए है, इसलिए उसका वहां खड़ा होना सही नहीं होगा। उसने बहुत समझदारी वाली बातें की थी। पेशवेरों ने भी सोचा कि शायद किनारे खड़े रहना ही मुक्सुआन के लिए इस वक्त बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से पक्का दोनों के बीच कंपैरिजन होने लगता, जिससे उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती। इसलिए इस बात को वहीं खत्म कर दिया गया। बात तो भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन मुशवान के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं वो बुरा लगने वाली फीलिंग बाकी थी। अभी वो ऊपर से भले ही कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में छिपी हुई मायूसी साफ झलक रही थी। और उसकी यही मायूसी देखकर उसके दोस्तों को उसके लिए और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। मुशवान, माना कि वो मुचेन ही इस परिवार का असली यंग मास्टर है, लेकिन तुम भी तो मु फैमिली के साथ पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हो ना। उसके वापस आते ही तुम्हें इस तरह साइडलाइन करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मु फैमिली के लिए एक और बेटे की परवरिश करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर पहले आओ पहले पाव वाले रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो असल में एक आउटसाइडर है जो बाद में आया है। हम इस चीज को पहले आओ पहले पाव के तराजू में कैसे तौल सकते हैं? आखिर वो मॉम डैड का सगा बेटा है। उसने उन घने जंगलों और ताओइस्ट मंदिरों में कितनी तकलीफें सही हैं, जबकि मैंने यहां मु फैमिली में रहते हुए सारे ऐशो आराम भोगे हैं। तो अगर उसके दिल में मुझे लेकर थोड़ा गुस्सा है भी तो ये एकदम नॉर्मल है। मैं इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं और मैं पक्का उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मुशवान ने एकदम बड़ा दिल रखने वाले इंसान की तरह नाटक करते हुए कहा। यह सुनकर उसके बगल में खड़े उसके दोस्त ने चिढ़ते हुए अपना मुंह बनाया। उसकी आंखों में मुचेन के लिए जो नफरत और घटियापन था वो उसे बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा था। वो जंगलों और पहाड़ों के बीच पलने वाला कोई जंगली लड़का है, किसे पता शायद उसने आज तक टीवी भी ना देखा हो। सोचकर ही अजीब लगता है कि आज के टाइम में भी ऐसे गंवार लोग होते हैं। तुम्हारे और उस धूल मिट्टी से सने हुए गंवार में से किसे ज्यादा प्यार और अटेंशन मिलनी चाहिए, ये तो कोई भी आधे दिमाग वाला इंसान भी बता सकता है। तुम वो नोबल यंग मास्टर हो जिसे मुंह फैमिली ने खूब पैसा और पावर लगाकर इतनी शानदार परवरिश दी है। वो गंवार भला तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? अगर अंकल मुंह और आंटी पई अभी भी सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं तो देखना एक दिन उन्हें पक्का पछताना पड़ेगा। बस वेट करो, वो गंवार बहुत जल्द मुंह फैमिली की नाक कटवाएगा और उन्हें हाई सोसाइटी में मजाक का टॉपिक बनाकर रख देगा। मुसवान, तुम भी ना अपनी पर्सनालिटी को इतना कमजोर मत बनने दो। तुम जितना इस तरह पीछे हटोगे लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा बुली करेंगे। जो चीजें तुम्हारी हैं उनके लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। मुशवान ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ये सब जानता हूं। तुम लोग बस टेंशन फ्री रहो, घर में कोई मुझे बुली नहीं करता। फोर्थ सिस्टर तो मेरे साथ आज भी पहले की तरह ही अच्छी हैं। ये सुनने में तो किसी को तसल्ली देने वाली बात लग रही थी।
लेकिन असल में ये आग लगाने वाला काम था। सिर्फ ये कहना कि मु युवई उसके साथ पहले जैसी है, क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं था कि बाकी 3 बहनें अब उस पर पहले जितना ध्यान नहीं देती? जैसे सगा भाई मिल गया तो अब गोद लिए हुए भाई की कोई वैल्यू ही नहीं रही। मुश्वान को जब लगा कि उसका तीर निशाने पर लग गया है तो उसने बात वहीं खत्म कर दी। वैसे सच कहूं तो वो कोई बहुत बड़ा विलेन नहीं था जो कोई बहुत बुरी साजिश रच रहा हो। बस अभी अभी मू चेन को लाइमलाइट में देखकर उसे अचानक ये डर सताने लगा था कि कहीं वो बहुत जल्दी इस सर्कल में सेटल ना हो जाए और उसका सारा अटेंशन और चार्म न छीन ले। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पहले से ही अपने दोस्तों के कानों में थोड़ा जहर भर दिया जाए। आखिर 1 से 10 और 10 से 100 तक बात पहुंचने में टाइम ही कितना लगता है। भले ही इससे कोई बहुत बड़ा तूफान ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही ना। वो लोग अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन सब ने आज की रात के मेन कैरेक्टर यानी मुझे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन सब के चेहरे के रंग थोड़े उड़ गए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगे। वो खुद को ही तसल्ली दे रहे थे कि मैंने उनकी बातें थोड़ी ना सुनी है तो फिर डरने की क्या बात है, और वैसे भी गिल्टी फील करने वाली कोई बात थी ही नहीं। मुश्वान अंदर से काफी डरा हुआ और गिल्टी था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे देखते ही उसके बगल में खड़े उसके एक दोस्त का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उस दोस्त ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसके हाथ अनजाने में ही कसकर एक दूसरे से गुंथ गए थे और फिर जैसे करंट लगा हो उसने तुरंत अपने हाथ खोल दिए और एकदम रिलैक्स और नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करने लगा। तुम आज रात सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुश्वान ने एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल के साथ मेरी तारीफ की। मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया। अरे भाई, मैं हैंडसम हूं, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है ना, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। वैसे सच कहूं तो ये भी किसी अजीब किस्मत या डेस्टिनी का ही खेल था। उसकी शक्ल सच में मुझसे काफी हद तक मिलती जुलती थी। जब मैंने वांगसी सिटी में मुचेन की आत्मा को देखा था तो मैं खुद भी हैरान रह गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नया बेचारा अनल की इंसान बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता होगा। थोड़ी बहुत शक्ल मिलती थी। बाद में मैंने गहराई से सोचा तो लगा कि शायद यही किस्मत का कनेक्शन है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस और स्वैग के साथ उस तारीफ को एक्सेप्ट किया और फिर मेरी नजर मुंह श्वान के बगल में खड़े उस लड़के पर पड़ी। ये कौन है? मैंने पूछा। मुंह श्वान थोड़ा सरप्राइज दिखा। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और फिर इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त जियांग यान है। ये जियांग फैमिली का यंग मास्टर है। मु श्वान और जियांग यान एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। दोनों प्राइमरी स्कूल से ही पक्के दोस्त थे और तब से लेकर आज तक एक दूसरे के साथ थे। ओह, तो ये यंग मास्टर जियांग है, मैंने जानबूझकर अपने शब्दों को खींचते हुए कहा और मेरी आवाज में एक गहरा सा सार्काज्म छिपा था। मुश्वान ने हम दोनों को अजीब सी नजरों से देखा और कंफ्यूजन में पूछा, श्याओ चेन, क्या तुम जियांग यान को पहले से जानते हो? इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता या कोई जवाब देता, जियांग यान ने तुरंत और काफी बेताबी से मना करते हुए कहा, नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते एक दूसरे को। लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहा था, जो कि नॉर्मल से काफी अलग और बहुत ही सस्पिशियस लग रहा था। मेरे चेहरे की मुस्कान अब और भी ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल हो गई। हम सच में एक दूसरे को नहीं जानते। बस कुछ दिन पहले हम मॉल के कॉरिडोर में अचानक टकरा गए थे। उस वक्त ही मैंने जानबूझकर अपनी बात को थोड़ा सस्पेंस के साथ लंबा खींचा। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि जियांग यान ने हड़बड़ाहट में मुझे बीच में ही टोक दिया। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाना है, तो मैं अभी चलता हूं। मैं तुम लोगों से फिर कभी मिलता हूं, उसने कहा। इतना कहने के बाद उसने मुश्वान के जवाब का वेट भी नहीं किया, बस पलटा और वहां से खिसक लिया। पीछे से उसे जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। मैं तो बस यूं ही उसे टेस्ट करने आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस जियांग यान का साइकोलॉजिकल बैलेंस इतना कमजोर होगा। क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं था कि वो खुद मुझे चीख चीख कर बता रहा है कि यहां डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है? अगर कोई गड़बड़ नहीं थी तो भला वो यहां खड़े खड़े इतना पैनिक क्यों कर रहा था? ये सोचते हुए मेरी नजरें अपने आप मुश्वान पर जा टिकी। मुझे इस तरह खुद को घूरते हुए देखकर मुश्वान की बॉडी एकदम अकड़ गई और ना जाने क्यों उसे अचानक से एक अजीब सी नर्वसनेस फील होने लगी। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या हुआ? तुम्हारे इस दोस्त का, मैंने जानबूझकर बहुत धीरे धीरे बोला, जैसे मैं मुश्वान के सस्पेंस को और बढ़ाना चाह रहा हूं। श्याओ चेन, वो अगर कभी जियांग यान से कोई गलती हो गई हो या उसने तुम्हें बुरा फील कराया हो तो प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लेना। उसका इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। वो असल में बहुत अच्छा इंसान है। मैंने एक बेपरवाह सी स्माइल दी और कहा, कोई बात नहीं, अब जब वो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है तो किसी दिन उसे घर पर इनवाइट करो ना। मुश्वान एकदम से सन्न रह गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन मैंने उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से परसों का दिन ठीक रहेगा।
तुम उसे बुला लेना। मैं किचन स्टाफ को पहले से बोल दूंगा कि उसके लिए कुछ हाई क्लास डिजर्ट्स तैयार रखे ताकि हम उसका अच्छे से वेलकम कर सके। परसों फर्स्ट ब्रांच वाले भी घर पर ही रहेंगे। मेरी आवाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उससे कोई राय ले रहा हूं, बल्कि ये एक कोल्ड नोटिस की तरह था। इतना कहकर मैं पलटा और सीधे वहां से निकल गया। मैंने मुश्वान को मना करने का कोई चांस ही नहीं दिया। पीछे मुश्वान और उसके दोस्त बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वैसे मेरा जियांग यान को इस तरह टारगेट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। उस दिन मॉल में मुझे उसके पास से मौत की अजीब सी स्मेल तो आई ही थी। साथ ही बाद में न्यूज में भी यह बताया गया कि उस दिन मॉल की बिल्डिंग से गिरकर जिस लड़की की मौत हुई थी वो महज एक एक्सीडेंट था। अगर वो सच में एक एक्सीडेंट होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि मैंने वहां एक बहुत गहरी डार्क एनर्जी और तड़प महसूस की थी। वो उसी लड़की की आत्मा का गुस्सा और नफरत थी जो बिल्डिंग से गिरी थी। भले ही मैं अभी इस मॉर्टल वर्ल्ड में हूं, लेकिन जब भी सिटी ऑफ डेड में कोई नया मेंबर जुड़ता है तो मुझे नेचुरली उसका एहसास हो ही जाता है। वेन यीमो किसी झगड़े या लफड़े में फंस गई थी और आखिर में अनल कीली बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हो गई, लेकिन असली सच को उन लोगों ने पूरी तरह से दबा दिया था। वैसे तो इस दुनिया में हर दिन ना जाने कितने लोग मरते हैं। कुछ की मौत नॉर्मल होती है तो कुछ की अननेचुरल। और ऐसा भी नहीं है कि हर अननेचुरल मौत को मैं फील कर सकता हूं, लेकिन इस केस में कुछ तो बहुत अलग था। इसके लिए किसी खास कनेक्शन या ट्रिगर का होना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि शायद उस दिन मॉल में मैं इत्तेफाक से उसी क्राइम सीन पर मौजूद था और मैंने मरने वाले को बहुत करीब से देखा था। इसीलिए मैं इतनी तेजी से उसके गुस्से और तड़प को फील कर पाया। वांगसी सिटी यानी वो जगह जहां एक्सीडेंट या अननेचुरल तरीके से मरने वालों की आत्माएं रुकती हैं। जो लोग अपनी मौत मरते हैं उनका सारा प्रोसेस एकदम नॉर्मल होता है। अंडरवर्ल्ड उनके जिंदगी भर के कर्मों के हिसाब से यह डिसाइड करता है कि उन्हें आगे कहां जाना चाहिए। ज्यादातर लोग रीइंकारनेट होकर नया जन्म ले लेते हैं। कुछ गिने चुने लोग अपने अच्छे कर्मों की वजह से सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं को वांगसी सिटी भेज दिया जाता है जहां उन्हें अपनी बची हुई उम्र पूरी होने तक इंतजार करना पड़ता है। और अगर कोई बेकसूर किसी साजिश का शिकार होकर मारा गया हो तो उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि सच सामने ना आ जाए और उसका सारा गुस्सा शांत ना हो जाए। तभी वो रीइंकारनेशन के साइकिल में वापस जा सकता है। लेकिन आजकल वांगसी सिटी में आत्माओं की भारी भीड़ जमा हो गई है। जिन आत्माओं को अब तक नया जन्म ले लेना चाहिए था वो वहां से निकल ही नहीं पा रही हैं और बस वहीं फंसी हुई हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं, साल बीतते जा रहे हैं। वांगसी सिटी में आने वालों की लाइन तो लंबी होती जा रही है, लेकिन वहां से जाने वालों की गिनती ना के बराबर रह गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वांगसी सिटी का नामो निशान मिट जाएगा और उसके साथ ही वो हजारों लाखों आत्माएं भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। इसके पीछे का रीजन यह है कि गेट ऑफ रीबर्थ ना जाने क्यों अपने आप बंद हो गया है और उसे खोलना इम्पॉसिबल सा हो गया है। जाहिर सी बात है, जब दरवाजा ही बंद है तो आत्माएं बाहर कैसे जाएंगी। मैंने और बड़ी बहन ने इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचा। इसे सॉल्व करने के ढेरों तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन डिजांग वांग बोधिसत्व ने हमें एक हिंट दिया, जिसे सुनकर मेरी और बड़ी बहन की आंखें खुल गईं। और बस इसी वजह से मेरा इस इंसानी दुनिया में आना हुआ। मेरे यहां आने का मेन मिशन बस यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म यानी मेरिट्स और लोगों का विश्वास इकट्ठा कर सकूं, ताकि उस गेट ऑफ रीबर्थ को दोबारा खोलकर वांगसी सिटी का सिस्टम फिर से चालू किया जा सके। अब जब किस्मत खुद मुझे एक मौका दे रही है तो मैं उसे ठुकरा तो नहीं सकता ना। मुश्वान ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा प्लान क्या है और मैं करना क्या चाहता हूं। पार्टी खत्म होने के बाद उसने ये सारी बातें जाकर पई शुएरो को बता दी। उसने सोचा था कि पई शुएरो, मुश्वान को लगा था कि पई शुएरो आजकल मेरी जितनी परवाह करती हैं, उसे देखते हुए वो शायद इस बात के लिए मना कर देंगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने खुशी खुशी इस बात के लिए हां कर दी। अब पई शुएरो की तरफ से तो उसकी दाल गली नहीं, इसलिए जब वो बाहर निकला और उसकी मुलाकात मुयुवई से हुई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने हमेशा की तरह उसे हेलो कहा, लेकिन अपने चेहरे पर जानबूझकर एक ऐसा एक्सप्रेशन बना लिया जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। कोई भी नॉर्मल इंसान देखकर बता देता कि वो कुछ कहना चाहता है। तो फिर मुयुवई की तो बात ही अलग थी, जो वैसे भी उसकी इतनी फिक्र करती थी। सच कहूं तो मुयुवई पहले उससे कन्नी काटना चाह रही थी, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी। आज रात जो कुछ भी हुआ उसे लग रहा था कि शाओश्वान के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। शाओश्वान उसके साथ ही बड़ा हुआ था और उन सब बहनों ने उसे 10 साल से भी ज्यादा लाड प्यार से पाला था। लेकिन मैं यानी शाओचेन उसका सगा भाई हूं। कहते हैं ना कि हाथ की हथेली हो या पीठ, दर्द तो दोनों तरफ ही होता है। तो फिर वो किसी एक को कैसे चुन सकती थी।
इसीलिए उसने सोचा कि शाओ शुआन से दूर रहना ही बेहतर होगा। लेकिन जब उसने उसका वो परेशान सा चेहरा देखा, जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो लेकिन किसी डर से चुप हो, तो उसका दिल पसीज गया। शाओ शुआन, क्या तुम फोर्थ सिस्टर से कुछ कहना चाहते हो? उसने प्यार से पूछा। मुश्वान ने नाटक करते हुए अपने होंठ चबाए, थोड़ा हिचकिचाया और बोला, फोर्थ सिस्टर, वो शाओ चेन। मुझे नहीं पता कि क्या जियांग यान ने अनजाने में शाओ चेन को नाराज कर दिया है, जिसकी वजह से वो उदास है। अगर सच में ऐसा है तो मैं जियांग यान की तरफ से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन शाओ चेन, उसने मुझे जियांग यान को घर बुलाने के लिए कहा है। फोर्थ सिस्टर, आपको क्या लगता है कहीं शाओ चेन जानबूझकर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करना चाहता? मु युवई ने गहरी सिकुड़न के साथ अपनी भौहें चढ़ाई। जाहिर है उसे भी मेरा ऐसा करना बहुत अजीब लग रहा था। उसने थोड़ा सोचा और फिर तसल्ली देते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उस दिन फ्री ही हूं, तो मैं घर पर ही रुकूंगी। मैं उसे कोई भी फालतू की हरकत नहीं करने दूंगी। मुश्वान थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बड़ी मासूमियत से बोला, फोर्थ सिस्टर, क्या हम इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते? शाओ चेन भी तो मेरा भाई ही है। बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सपोर्ट ही मुझे और मजेदार वीडियोस बनाने की ताकत देता है। फिर मिलते हैं अगली खौस भरी वीडियो में।